हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर ज्योग्राफी के एक को देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके जीके जीएस जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। और ये प्रश्न जो ज्योग्राफी के प्रश्न लिए गए हैं वे बीपीएससी पीआरटी 628 टीजीटी पीजीटी में जहाँ पर जीएस पूछे जाते हैं वहाँ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तथा सीटेट पेपर 2 जिसमें एसएसटी आती है सब्जेक्ट में, उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्लास है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ बिना समय गवाए। दोस्तों यदि आप मेरे वीडियो पर हैं तो पूरा वीडियो देखिए, बीच बीच में स्किप कर छोड़कर चले जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्त, मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप यदि मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। यदि पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और वो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा। आज का पहला प्रश्न है, पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर, लारेशिया, गोंडवाना लैंड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। तो पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। पैंजिया और पैंथलासा, ये मतलब जो प्रश्न है किस सिद्धांत से, ये सिद्धांत से बना हुआ प्रश्न है। 21 सिद्धांत से, यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से लिया गया प्रश्न है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। इसको किसने दिया है, इससे जो भी प्रश्न बनते हैं उसको डिटेल से देखेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित है। प्रश्न सीधा सीधा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित है। यह पहली बार 1912 में एक जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के मुताबिक मौजूदा सभी महाद्वीप अतीत में एक भूखंड थे। मतलब मौजूदा जो महाद्वीप है अतीत में, मतलब पिछले सालों में कई सौ करोड़ वर्ष पहले ये एक भूभाग थे। मतलब पूरा जो आज महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, वो सभी मिलकर एक भूभाग का निर्माण करते थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया, और सभी इसके चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसे पैंथलासा कहा जाता है। महाद्वीपों के भूखंड को क्या कहा जाता था, पैंजिया, और इसके चारों तरफ जो महासागर था उसे क्या कहा जाता था, पैंथलासा। तो जो भूभाग था उससे विखंडित होकर आज वर्तमान के 7 महाद्वीप बने हैं, और जो पैंथलासा था वो अलग अलग भागों में बंटने से आज जो 5 महासागर हैं वो बने हैं। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया विभाजित शुरू हो गया था। जो पैंजिया है, इसका विभाजन 200 मिलियन वर्ष पहले शुरू हो गया था। क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी घटकों का निर्माण हुआ। ये 2 भागों में टूट गया। ये ऊपर उत्तर हो गया और नीचे मतलब दक्षिण वाला भाग हो गया, करते हुए लारेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में 2 बड़े महाद्वीपों के भूभाग के रूप में टूट गए। मतलब जब लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ, मान लीजिए पैंजिया है, इसका विभाजन शुरू हो गया, तो पैंजिया 2 भागों में बढ़ गया, ऊपर उत्तरी भूभाग में और निचले भूभाग में। तो उत्तरी भूभाग को अंगारा लैंड या लारेशिया कहा जाता है और निचले भूभाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ये अंगारा लैंड, ये ऊपर का अंगारा लैंड या लारेशिया कहा जाता है और नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड या गोंडवाना लैंड ही कहा जाता है। इसके बाद लारेशिया और गोंडवाना लैंड विभिन्न छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते रहे, जो आज भी जारी है, टूट रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं चाय की कृषि के लिए अत्यावश्यक नहीं है? प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं चाय की कृषि के लिए आवश्यक नहीं है? उष्णकटिबंधीय उपोष्ण जलवायु, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर पर परास वाले भारी वर्षा, मृदा की अच्छी मात्रा में चूना होना, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो चाय की कृषि के लिए आवश्यक नहीं है मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना, लेकिन उष्णकटिबंधीय उपोष्ण जलवायु चाय की कृषि के लिए आवश्यक है। 150 से 150 से 250 सेंटीमीटर परास वाली वर्षा होना आवश्यक है। ये दोनों मतलब इसके लिए आवश्यक है, जबकि मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना ये आवश्यक नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है तथा गर्म और आर्द्र जलवायु में इसकी पैदावार अच्छा होती है। इसकी वृद्धि हेतु आदर्श तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड होता है तथा 35 सेंटीग्रेड से ऊपर और 10 सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। इसके लिए जो इस चाय की खेती के लिए 20 से 30 मतलब सेंटीमीटर तापमान नॉर्मल है, आदर्श है, लेकिन 35 से ऊपर और 10 सेंटीग्रेड से नीचे तापमान इसके लिए हानिकारक होता है चाय की कृषि के लिए।
इसके लिए पूरे वर्ष समान रूप से वितरित वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें वृद्धि के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को, लैटराइट मिट्टी को, लाल मिट्टी को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक, मतलब कपास की खेती के लिए यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह गीला होने पर ठोस और चिपचिपा हो जाता है। मतलब यह गीला होने पर ठोस और चिपचिपा हो जाता है और सूखने पर सूख जाता है और टूट जाता है, जिससे इसे स्वतः जुताई वाला कहा जाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। काली मिट्टी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यह गीला होने पर चिपचिपा हो जाती है और सूखने पर यह ठोस हो जाती है और बीच में इसकी दरार हो जाती है। और जब पानी पाता है तो दरार में मतलब पूरा माटी घुल जाती है। वह लगता है कि मतलब जुती हुई मिट्टी है जब उसमें पानी जाता है। तो काली मिट्टी ज्वालामुखी की मिट्टी है, मतलब ज्वालामुखी है। जो काली मिट्टी है इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा होता है, जिसका रंग काला होता है। इसे काली कपासी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है और ये कपास की फसल उगाने के लिए आदर्श है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, दक्षिण मध्य प्रदेश, पठार और गोदावरी और कृष्णा घाटियों के साथ दक्षिण में पाई जाती है काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? सुंदरबन परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, लायन प्रोजेक्ट, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 1973 में शुरू किया जाने वाला विश्व में सुप्रचारित वन्य अभियान वो प्रोजेक्ट टाइगर था, जो 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। भारत में प्रमुख वन्य जीव परियोजनाएं, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में शुरू किया गया था। गिर सिंह परियोजना 1972 में। बाघ परियोजना 1973 में। बाघ परियोजना को ही प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है। कछुआ संरक्षण परियोजना जिसे 1975 में शुरू किया गया था। हाथी परियोजना जिसे 1992 में शुरू किया गया था। हिमतेंदुआ परियोजना जिसे 2009 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है जो प्रोजेक्ट टाइगर है। ये बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। 1970 में भारत में केवल 1800 बाघ थे और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। मतलब सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। वहीं 2023 में जो 1970 में 1800 बाघ थे, वही 2023 में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। बाघ परियोजना को राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। प्रश्न नंबर 5 है, सागौन, साल, चंदन महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, किसकी हैं? मोटेन वन का, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सागौन, साल, चंदन ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रजातियां हैं। ऑप्शन नंबर से सही होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत के सबसे व्यापक वन है। उन्हें मानसून वन भी कहा जाता है क्योंकि इन जंगलों में पेड़ शुष्क मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं और मानसून के दौरान फिर से उग जाते हैं। वे उन क्षेत्रों में फैले होते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों का औसत तापमान 300 सेंटीग्रेड होता है। इन वनों की आर्द्रता 80 से 90% तक होती है। सागौन, साल, शीशम, हरा महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि इन वनों की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती। यहाँ पे दिया है। कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रवाल भित्तियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न नहीं पूछा है। कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, जबकि सुंदरबन डेल्टा में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में कहाँ कहाँ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं उनको देख लेते हैं। हम लोग मैप के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। ये भारत का है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और कच्छ जहाँ से यहाँ पर ये कटा हुआ है, यहाँ पे गुजरात है, यहीं पे कच्छ की खाड़ी है गुजरात राज्य में। और उत्तर पश्चिम तट तथा केरल के तट
दक्षिण पश्चिम अरब सागर में, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप इधर है अरब सागर में, और तमिलनाडु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाक की खाड़ी में पाई जाती है। मतलब भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में जो गुजरात में है, गुजरात में उत्तर पश्चिम तट पर है जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है, इसी के उत्तर और पश्चिम तट पर कच्छ की खाड़ी है, यहीं पे प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। केरल के तट पर, यहाँ पर केरल है, इसके दक्षिण और पश्चिम तट अरब सागर में, यहाँ पे लक्षद्वीप है, और यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है, और दक्षिण पूर्व भारत में पाक की खाड़ी में पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन अपने अनोखा मैंग्रोव जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। जो सुंदरबन है यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में, वो अपने मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किमी तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 10 समुद्री मील या 16 समुद्री मील या 12 समुद्री मील, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत की जो क्षेत्रीय सीमा तट रेखा है समुद्र में 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रादेशिक समुद्री अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। एक समुद्री मील पृथ्वी की परिधि पर आधारित और 1 मिनट के अक्षांश के बराबर होती है। यह भूमि मापित मील से थोड़ा अधिक होता है। प्रादेशिक समुद्र पर तटीय राज्यों की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र हैं। ये अधिकार न केवल सतह पर बल्कि समुद्र तंत्र, उप मृदा और यहाँ तक कि हवाई क्षेत्र पर भी फैले हुए हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पाक जलडमरू मध्य भारत और किसके बीच स्थित है? जो पाक जलडमरू मध्य है वह किसके किसके बीच? श्रीलंका, मालदीव या बांग्लादेश या म्यांमार। तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत की स्थिति यहाँ पे है और श्रीलंका की स्थिति यहाँ पे है, और पाक जलडमरू मध्य यहाँ पे है। पाक जलडमरू मध्य दक्षिणी पूर्वी भारत और उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी होगा श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार। यह दक्षिण में पंबन द्वीप, जिसे एडम या राम सेतु के नाम से जाना जाता है, मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप से घिरा हुआ है। जलडमरू मध्य के दक्षिण पश्चिम भाग को पाक की खाड़ी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता है? उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, झारखंड। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड भी साझा करता है, बिहार भी, और सिक्किम भी, झारखंड नहीं साझा करता है। 5 भारतीय राज्य हैं जिनके माध्यम से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है नेपाल। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आज का अंतिम प्रश्न और प्रश्न नंबर 10 है, बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य हैं, कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। 5 भारतीय राज्य हैं। बांग्लादेश से भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं और नेपाल से भी 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम सीमा साझा करते हैं। यदि दोस्त आप लोग चाह रहे हैं कि मैप के माध्यम से मैं इन सभी राज्यों को जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैप के माध्यम से मैं पढ़ाऊँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस प्रश्न का सलूशन मैप के माध्यम से जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन हैं, तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे मैप के मतलब अधिक टॉपिक को मैप के माध्यम से कवर कर चुकी हूँ। बस आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की आइकन का जरूर दबाइएगा। इसके साथ साथ यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी थी ताकि मैं सुधार सकूं। इसके साथ साथ शेयर करिएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, आप किस टॉपिक की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।